हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्स पे। मैं हूँ आर.के. सिंह। तो दोस्तों हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिस सब्जेक्ट को हम लोग सिंपली FEEE के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज हमारा इस सब्जेक्ट का छठा लेक्चर है, 6th लेक्चर ऑफ दिस सब्जेक्ट। एंड इससे पहले ऑलरेडी 5 लेक्चर हो चुके हैं। एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखे हैं तो प्रीवियस क्लासेस को बिल्कुल बारीकी से देखें, अगर आप सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि सारे क्लासेस को बिल्कुल बारीकी से पेन कॉपी विथ फोकस आप लोग देखिएगा ज़रूर। तो दोस्तों लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए थे रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस को समझने के लिए हम लोगों ने ओहम्स लॉ को डिस्कस किया था। उसके बाद रेजिस्टेंस को कैसे लिखा जाता है, रेजिस्टेंस का क्या यूनिट है, क्या एक्सप्रेशन है, फिर जो यूनिट है रेजिस्टेंस का ओहम का भी हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था। एंड लास्ट में डिस्कस किया था कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, तो बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करते हैं जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में छोड़ा था। तो हमें फैक्टर्स जब हम लोग डिस्कस किए थे तो हमें क्या मिला था दोस्तों, हमें मिला था R = ρL/A। एंड यहाँ पे जो कंस्टेंट है इसको हम लोगों ने कहा था रेजिस्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे ये जो रो है वेयर रो = रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी, और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, आज हम लोग इसी चीज़ को समझेंगे। ठीक है, रेजिस्टिविटी को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, ये रेजिस्टिविटी होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे रेजिस्टिविटी। चलो ये तो प्रीवियस क्लास का जो कंसेप्ट था, आज हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो देखो एक कंडक्टर में रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस करता क्या है कि उस कंडक्टर के थ्रू अगर एनर्जी फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, तो उसको वो रोकने की कोशिश करता है। ठीक है ना। एंड इसी रेजिस्टेंस की वजह से एक कंडक्टर में या फिर एक रेजिस्टर में एक एबिलिटी आ जाता है, एक क्षमता आ जाता है उसमें। किस तरह का क्षमता? फ्लो को रोकने का क्षमता। ठीक है, करंट को रोकने का क्षमता आ जाता है कंडक्टर में। किस वजह से? रेजिस्टेंस की वजह से। एंड ये जो क्षमता है, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी। इसी एबिलिटी को हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी। अब ये जो कंडक्टर, ठीक है, ये जो कंडक्टर फ्लो को रोक रहा है, ठीक है, इसी एबिलिटी को हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी। सो रेजिस्टिविटी का जो डेफिनेशन है वो बहुत ही सिंपल है। इट इज the measure of the ability of a material it is the measure of the ability of a material to oppose the flow of current, to oppose the flow of current। ठीक है, फ्लो ऑफ करंट। करंट से पहले चलो डेफिनेशन को थोड़ा सा और भी हम लोग अच्छी तरह से लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू ऑपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is known as resistivity। ठीक है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। किसी भी कंडक्टर के थ्रू अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उसके रेजिस्टेंस की वजह से वो उस फ्लो को रोकना चाहता है। ओके, एंड उसी रेजिस्टेंस की वजह से कंडक्टर में
करंट को रोकने का जो क्षमता आता है, कितना क्षमता आया, कितना वो रोक सकता है, ठीक है, कितना करंट को वो रोक सकता है, इसी एबिलिटी को, ठीक है, हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब यहाँ पे रेजिस्टिविटी के बारे में कुछ पॉइंट्स जो है हम लोग लिखने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो मेटल्स होता है, जो धातु होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कैरी कर पाता है, इसलिए हम लोग उसको कहते हैं गुड कंडक्टर। ठीक है, अच्छा कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है इसको हम लोगों ने समझा है, प्रीवियस लेक्चर में समझा है। ठीक है, इसलिए मैं कहता रहता हूं कि अगर कंसेप्ट को समझना है ना तो प्रीवियस क्लासेस को ज़रूर देखिए, बहुत ही फोकस के साथ, पेन कॉपी निकाल के, बिल्कुल पेन कॉपी का भी इस्तेमाल करना है, नोट्स बनाना है। एंड सबसे अच्छा नोट्स क्या होता है पता है? सबसे अच्छा नोट्स क्या होता है कि हम लोग जो पढ़ते हैं, जो क्लासेस करते हैं, उसी क्लासेस से अगर हम लोग नोट लिखें, खुद का नोट, हैंड राइटिंग, ठीक है, वही होता है सबसे अच्छा नोट्स, बेस्ट नोट्स। ठीक है, चलो, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हेंस इसका मतलब क्या है? हेंस इसका मतलब है दे हैव लो रेजिस्टिविटी। अब इसको समझ में आ गया होगा शायद। ठीक है, कंडक्टर क्या बहुत ही इजीली इलेक्ट्रिक एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, मतलब उसके पास करंट को रोकने का क्षमता ज़्यादा नहीं है। ठीक है, करंट को रोकने का क्षमता ज़्यादा है नहीं, इसीलिए तो करंट फ्लो हो रहा है ना इजीली। तो यही बात को यहाँ पे कहा गया है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हेंस दे हैव लो रेजिस्टिविटी। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट, द insulators like rubber, glass, the insulator like rubber, glass, फिर उसके बाद हो गया हमारा हो गया wood, plastics have very high resistivity, ठीक है, इसका अर्थ क्या है भाई कि जो इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर क्या है इसको समझे थे हम लोगों ने। ठीक है, इंसुलेटर वो सभी मटेरियल्स जिसके थ्रू इजीली करंट जो है फ्लो नहीं हो पाता, मतलब फ्लो ही नहीं हो पाता। ठीक है, जिसके थ्रू करंट जो है फ्लो नहीं होता, उसको हम लोग कहते हैं इंसुलेटर। तो रबर एक इंसुलेटर हो गया, ग्लास, वुड, प्लास्टिक, ये सभी क्या हो गया? इंसुलेटर हो गया। तो इसका जो है रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, करंट को रोकने का जो एबिलिटी है, करंट को रोकने का जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि ये करंट को फ्लो ही नहीं होने देता। ओके, ठीक है ना। चलो नाउ तीसरा टाइप, द थर्ड टाइप इज द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को भी हम लोगों ने समझा है। ठीक है, एंड मेरा पढ़ाने का स्टाइल यही है, जो भी चीज़ हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो चीज़ हम लोग पहले ही समझ लेते हैं ताकि कंसेप्ट को समझने में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने भी चीज़ें हम लोगों ने लिखे हैं, कोई भी वर्ड अननोन नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसको हम लोग नहीं समझे हैं। ओके, अब पूरा का पूरा वर्ड, सारे के सारे वर्ड अगर हमें पता होगा, सारे के सारे टर्म्स का मतलब हमें पता होगा, तो कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आएगा कि नहीं? बोलो, सारी चीज़ें पता है आपको, ए से लेके जेड तक पता है। तो आप लोग किसी भी एक वर्ड अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, कौन सा लेटर है आपको तो पता है ना, ए से जेड तक कोई भी लेटर होगा यहाँ पे, तो आप समझ जाएंगे। अगर आपको वर्ड ही नहीं पता कि एम क्या है, व्हाट इज़ एम, तो अगर उस वर्ड में एम यूज़ होगा तो फिर आप लोग उस वर्ड को स्पेल ही नहीं कर पाएंगे, लिख ही नहीं पाएंगे उसको। ठीक है,
द थर्ड टाइप इज सेमीकंडक्टर which comes between conductor and insulators. अब सेमीकंडक्टर क्या होता है भैया? कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में होता है। ये इजीली पास भी नहीं होने देता, पूरी तरह से रोकता भी नहीं है। ओके, द थर्ड टाइप इज सेमीकंडक्टर व्हिच कम्स बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। their resistivity decrease, ठीक है, their resistivity decreases with rise in temperature। अब इस बात को अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। their resistivity decrease with, अच्छा इसको अच्छी तरह से लिखो, rise in temperature and also affected by the pressure and also affected by the pressure, by the pressure, not by the pressure, by the presence ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट में से दोनों पॉइंट को हम लोग ने समझ लिए हैं। तीसरा पॉइंट अभी हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। दोनों पॉइंट को समझ लिए हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में। अब तीसरा टाइप समझो, सेमीकंडक्टर, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सेमीकंडक्टर क्या होता है कि जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास भी नहीं होता है एंड पूरी तरह से रोक भी नहीं पाता, ठीक है, वो होता है हमारा सेमीकंडक्टर। ये थोड़ा थोड़ा पास होने देता है। तो सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी होता है वो टेम्परेचर के बढ़ने से कम हो जाता है। मतलब टेम्परेचर अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो करंट फ्लो ज़्यादा होगा, ठीक है। टेम्परेचर अगर कम हो जाएगा तो करंट ज़्यादा फ्लो नहीं हो सकता। ओके, इसका मतलब यही है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर या फिर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा रेजिस्टिविटी कम हो जाएगा। रेजिस्टिविटी कम होने का मतलब क्या है कि वो कम रोकेगा, मतलब ज़्यादा करंट जा पाएगा, ठीक है ना। एंड ऑल्सो अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज इन देम। अब सेमीकंडक्टर में कितना इम्प्यूरिटी है? इम्प्यूरिटी मतलब अवांछित पदार्थ, ठीक है, जो कि ज़रूरत नहीं है, उस तरह की चीज़ों को हम लोग इम्प्यूरिटी कहते हैं, ठीक है, इम्प्यूरिटी। ओके, मान लो कि हम लोग चावल खा रहे हैं, ठीक है, चावल में कुछ पत्थर गिर गया है, ठीक है। जब चावल खाएंगे हम लोग, भात जो है खाएंगे ना, राइस, तो वो पत्थर हमें डिस्टर्ब करेगा, मुंह में चला जाएगा, कभी दांतों से टकराएगा तो दांत टूट जाएगा, ओके, टेस्ट बिगाड़ देगा हमारा, तो उसको हम लोग कहेंगे इम्प्यूरिटी। पत्थर को हम लोग कहेंगे इम्प्यूरिटीज, ठीक है। ओके, तो सेमीकंडक्टर में कितना इम्प्यूरिटी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। अब ज़्यादा इम्प्यूरिटी होगा तो फिर रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा भाई, वो ज़्यादा करंट पास नहीं होने देगा। कम इम्प्यूरिटी का मतलब कि रेजिस्टिविटी कम होगा, ठीक है, वो ज़्यादा करंट को फ्लो होने देगा। एंड इसी प्रॉपर्टी को काम पे लगा के, सेमीकंडक्टर के इसी प्रॉपर्टी को काम पे लगा के हम लोग बनाए हैं ट्रांजिस्टर्स। बहुत तरह के ट्रांजिस्टर्स हैं, ठीक है। आगे जाके इसको हम लोग अलग चैप्टर में इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को काम पे लगा के इम्प्यूरिटीज के ऊपर हमको जो है वहाँ पे पढ़ना है कि कितना इम्प्यूरिटी देने से रेजिस्टिविटी पे ऊपर कितना चेंजेस आता है। ओके, तो ये अलग चैप्टर का कंसेप्ट है, इसको हम लोग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना जान लेते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है सेमीकंडक्टर का, वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ घट जाता है एंड इम्प्यूरिटी से भी रेजिस्टिविटी के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ओके, ठीक है। नाउ हम लोगों ने फॉर्मूला देखा थे, वी
वी हैव क्या है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो यहाँ से हम लोग रो का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो क्या होगा भाई, R A बाई L, ठीक है, R A बाई L, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने कैसे आए पता है ना, रो को एक तरफ रख दो, बाकी चीज़ों को इधर ले आओ। A इधर नीचे है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, L इधर ऊपर है मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। बस ये हमें मिला है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, ठीक है, ये हमें मिला है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी का यूनिट निकाल सकते हैं, यूनिट, ठीक है। चलो यहाँ पे नोट करते हैं हम लोग, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या करेंगे, इसका SI यूनिट लगाओ, इसका SI यूनिट, इसका SI यूनिट, ओके। तो रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या है भाई, ओहम इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया का SI यूनिट क्या है, मीटर का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, एंड लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। तो मीटर एंड मीटर स्क्वायर ये कट जाएगा, रहेगा क्या, ओहम मीटर, ठीक है, ओहम मीटर, ओके, ओहम मीटर। मीटर को यहाँ पे फुल लिख सकते हैं आप लोग, ओहम मीटर, या फिर शॉर्ट में इसको ओहम का साइन दे दो, पहले मीटर लिख लो यहाँ पे, ठीक है, ओहम मीटर। दैट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ठीक है, समझ में आएगा, याद रहेगा। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, ओहम मीटर, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओहम, ठीक है, रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओहम मीटर। तो कितना मीटर में कितना रेजिस्टेंस है, दैट इज रेजिस्टिविटी, ठीक है। 1 मीटर लेंथ पे, 1 मीटर लंबा कंडक्टर पे कितना रेजिस्टेंस है, दैट इज द रेजिस्टिविटी अगेन, इसको भी हम लोग रेजिस्टिविटी कह सकते हैं। 1 मीटर में कितना रेजिस्टेंस है, 1 मीटर लेंथ का कोई कंडक्टर, ठीक है, 1 मीटर लंबा कोई भी तार कितना रेजिस्टेंस दे रहा है, उसको हम लोग उसका रेजिस्टिविटी कह सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे दिख रहा है, चलो छोटा करके लिख देता हूँ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और resistivity is the resistance offered by a unit length conductor, ठीक है। तो यूनिट लेंथ का कोई कंडक्टर कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, कितना रेजिस्टेंस दे रहा है, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का आप ये भी फॉर डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है, ठीक है, एक ही चीज़ को हम लोगों ने 2 अलग अलग तरीके से बताए हैं, ठीक है दोस्तों। चलो, सो नाउ हम लोग अभी बात करेंगे ये जो रेजिस्टिविटी है, अब ये किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमें पता है, तो इजीली हम लोग बता सकते हैं कि कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो, तो फिर आप लोग अभी यहाँ पे हेडिंग डालेंगे क्या, बोलो, हेडिंग डालेंगे क्या, फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स, ठीक है, फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स, या फिर यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द resistivity of a material, factors determining the resistivity of a material, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि किसी भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी को डिटरमाइन करता है, बताता है, हमें कौन कौन से फैक्टर बताता है कि रेजिस्टिविटी क्या होगा, वो फैक्टर्स क्या है। अभी देखो यहाँ पे लिखेंगे फॉलोइंग आर द फैक्टर्स that determines the resistivity, ठीक है।
चलो पहला, फर्स्ट वन, नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, कि मटेरियल किस तरह का है, कौन सा मटेरियल है, कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, सेमीकंडक्टर है, कौन सा मटेरियल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी। वो हमें बता देगा कि रेजिस्टिविटी क्या होगा। जैसे कि मैं अगर बात करूँ, कॉपर का रेजिस्टिविटी कम होगा, लकड़ी का रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा। तो मटेरियल से भी हम लोग बता सकते हैं कि कितना रेजिस्टिविटी हो सकता है, कैसा किस तरह का रेजिस्टिविटी हो सकता है, कम होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि इंसुलेटर जो होता है वो तो करंट को फ्लो नहीं होने देता, मतलब उसके पास क्या है, ज़्यादा रेजिस्टिविटी है। बस एक ही बार में हम लोग बता सकते हैं कि ये प्लास्टिक है, इसका रेजिस्टिविटी क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए करंट फ्लो नहीं होता इसमें। कॉपर का तार है, मतलब इसके थ्रू करंट पास हो रहा है, तो इसका रेजिस्टिविटी कम है। ठीक है ना। तो फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ मटेरियल। दूसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर है, ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, ओके, तो रेजिस्टिविटी कम होगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होगा, कम होगा। अगर हम लोग बात करें सेमीकंडक्टर के बारे में, तो टेम्परेचर भी हमें बताएगा कि रेजिस्टिविटी कैसा होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, मीडियम होगा। ओके, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस। अब मटेरियल का रेजिस्टेंस कैसा है, कितना है, ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगा। ठीक है, कम रेजिस्टेंस है तो कम रेजिस्टिविटी होगा। जैसे कि कॉपर के तार में रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, ठीक है ना, तो उसके थ्रू इजीली करंट जो है पास हो सकता है। इसका मतलब ये भी है उसमें रेजिस्टिविटी कम है। इंसुलेटर में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब रेजिस्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है। तो रेजिस्टेंस भी हमें बता देगा कि रेजिस्टिविटी कैसा है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अब कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ज़्यादा है, कम है, उससे भी पता चल जाएगा कि रेजिस्टिविटी क्या होगा। ठीक है, कंडक्टर अगर ज़्यादा मोटा है, कॉपर का तार बहुत ज़्यादा मोटा है, तो रेजिस्टिविटी कम होगा भैया, क्योंकि मोटा होने का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा, तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगा। ठीक है, एक और आता है लेंथ। तो लेंथ को हम लोग यहाँ पे फैक्टर जो है नहीं मान सकते, बिकॉज रेजिस्टिविटी क्या है, यूनिट लेंथ वहाँ पे हम लोग मान लेते हैं। यूनिट लेंथ, 1 मीटर में कितना रेजिस्टेंस, तो लेंथ को हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते। ओके, लेंथ के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, ये बात ठीक है, बिल्कुल रेजिस्टेंस के ऊपर लेंथ के ऊपर रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है। ज़्यादा लेंथ होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, लेकिन रेजिस्टिविटी में हम लोग लेंथ को यूनिट मान लेते हैं, सो लेंथ के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा। ओके, तो लेंथ को हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो ही अच्छा है, बाकी ये 4 फैक्टर है। ठीक है, एंड रेजिस्टिविटी का हमें फॉर्मूला तो पता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमें पता है RA/L। तो यहाँ पे जो ये L देख रहे हो ना, L के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन L को हम लोग यूनिट मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। L को अगर हम लोग 1 मान लेंगे तो इसके ऊपर डिपेंडेंसी जो है इसका नहीं रहता है। ठीक है, ओके, सो ये हम लोग कह सकते हैं। ओके, चलो इसको नहीं लिखेंगे, बस ये है फैक्टर्स। ओके, दिस आर द फैक्टर्स। अब बात करते हैं हम लोग एक और टॉपिक, दैट इज टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, तो उसको अभी समझते हैं। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टेंस पे क्या रहता है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। ओके, तो देखो, अब किसी भी कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होगा वो टेम्परेचर के साथ
बहुत ही ज़्यादा क्लोजली रिलेटेबल है, ठीक है। टेम्परेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, बहुत क्लोज रिलेशनशिप है उन दोनों का, ठीक है, बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है। एंड ये रिलेशनशिप दो तरह का है, ये जो रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन है ना, ये दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, एक पॉजिटिव रिलेशन, एक नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। ओके, यहाँ पे लिखेंगे चलो सारे बातें एक एक करके लिखते हैं, क्योंकि आप लोग नोट कर रहे हैं ना, तो मैं चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा लिख रहा हूँ। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस इज very closely related to temperature। ओके, यहाँ से लिख रहा हूँ, मतलब यहाँ पे कट हो रहा है, ठीक है, इससे इस पार नहीं लिख सकता। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू टेम्परेचर, ठीक है, रिलेटेड टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का जो वेरिएशन होता है, परिवर्तन होता है, वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है। ओके, मटेरियल्स इंडिकेट्स या फिर शोस टू टाइप्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है। ओके, तो जो मटेरियल है वो दो तरह की रिलेशन दिखाता है, दो तरह के रिलेशन। मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ दो तरह से रिलेटेड है। ओके, पहला क्या हो गया, पहला हो गया हमारा फर्स्ट वन इज पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। एंड दूसरा आता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, एनटीसी, ठीक है, पीटीसी, एनटीसी। चलो अब बात करते हैं एक एक करके, ये किस तरह का रिलेशन है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ओके, इन केस ऑफ पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, द रेजिस्टेंस increases, the resistance increases, रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, विथ द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब ये किस तरह का रिलेशन है भाई, कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। कुछ तो बात है दया, तो यहाँ पे कुछ तो बात है, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो मटेरियल का रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। मतलब साफ साफ ये हमें पता चल रहा है रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। अब ये अप एरो का मतलब है ये इंक्रीज हो रहा है इफ टेम्परेचर इंक्रीज। आर रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। इसी रिलेशन को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव रिलेशन विथ टेम्परेचर, ठीक है। चलो अभी हम लोग मान लेते हैं लेट आर टी क्या है, रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर टी, ठीक है। तो टेम्परेचर टी में
अगर टेम्परेचर टी हो गया है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस अगर आर टी है, ये हम लोगों ने मान लिया है, एंड आर जीरो रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसको डिग्री सेल्सियस भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, ओके, 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। एंड यहाँ पे एक कांस्टेंट है भाई, कोफिशिएंट, जिसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट, ओके, ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब आप लोग मुझे ये बताएंगे, ये पूछेंगे कि ये सर कोफिशिएंट अल्फ़ा क्या है यहाँ पे, ये अल्फ़ा कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट, अच्छा पूरा लिखने दो मेरे को, सीएंट, वरना स्पेलिंग गलत हो जाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट हमें क्या बताता है, रिलेशन बता देता है कि कैसा रिलेशन है, ठीक है। कोफिशिएंट एक ऐसा छोटा सा टर्म है, छोटा सा एक टर्म है जो कि हमें रिलेशन को एक्चुअली बता देता है कि किस तरह का रिलेशन है, किस अमाउंट पे रिलेशन है, ठीक है ना। हम लोग बताते हैं ना कि तुम 2 स्टेप चलोगे तो मैं 1 स्टेप चलूँगा, तुम 2 कदम आगे बढ़ाओगे तो मैं 1 कदम आगे बढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे रिलेशन क्या है बताओ, 2 के साथ 1, ठीक है, 2 के साथ 1, तुम 2 मैं 1, ऐसे। तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, कोफिशिएंट। यहाँ पे हम लोग 2:1 बता दिए ना कि तुम 2 कदम चलोगे मैं 1 कदम चलूँगा, तो यहाँ पे मैंने संख्या से बता दिया कि तुम 2 कदम मैं 1 कदम। वैसे ही यहाँ पे जो ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट बताएगा कि कितना टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कितना बढ़ता है, ठीक है, कितना टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कितना बढ़ता है, ये हमें बताएगा कौन, ये अल्फ़ा बताएगा, ठीक है। तो रिलेशन अब आता क्या है, रिलेशन आता क्या है, इन तीनों को जानने के बाद हम लोग लिख सकते हैं आर टी इज इक्वल टू आर ज़ीरो, ठीक है, आर टी इज इक्वल टू आर ज़ीरो इंटू 1 प्लस अल्फ़ा एंड डेल्टा टी, ठीक है, अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, ओके, दिस इज द रिलेशन, ठीक है। हम लोग टी टेम्परेचर में रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस में रेजिस्टेंस कितना है, ये कोफिशिएंट पता है, तो फिर हम लोग बता सकते हैं कि टेम्परेचर इतना बड़ा है, अब रेजिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ से आपको न्यूमेरिकल सवाल जो है पूछा जा सकता है, आपको बता दिया जाएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस में एक रेजिस्टेंस का वैल्यू है इतना ओहम, ठीक है, एंड टेम्परेचर कितना था, पहले 0 था अब हो गया है 20, ठीक है, पहले 0 था अब हो गया है 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब 20 डिग्री जो है बढ़ गया है। तो हम लोग डेल्टा टी का वैल्यू लिखेंगे 20 माइनस 0, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ है, ठीक है, ओके, 20 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ है। अगर यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग टेम्परेचर बढ़ा है तो ये पॉजिटिव है, ओके, एंड अल्फ़ा हमें बताएगा कि 1 डिग्री सेल्सियस में कितना रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग यहाँ पे दे देंगे, ठीक है, अल्फ़ा का वैल्यू कुछ एक दिया जाएगा, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फ़ा इज इक्वल टू इतना, तो आपको बताएगा, आपको पूछेगा, ठीक है, आपको पूछा जाएगा, चलो इसका वैल्यू x लेते हैं, इसका y लेते हैं, तो आपको पूछा जाएगा कि आर टी का वैल्यू कितना होगा, ऐसे करके मैथ आपको पूछा जाएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है, ओके। चलो, तो दिस इज़ आवर रिलेशन, ओके। अब एनटीसी के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है, ये तो रिलेशन हो गया पीटीसी, मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा उसका रिलेशन हम लोग ने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग एनटीसी के बारे में भी समझ लेते हैं, ये जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, एनटीसी के बारे में भी समझ लेते हैं। इन केस ऑफ एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, रेजिस्टेंस decreases with increase in टेम्परेचर, ठीक है। अब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या है, इस तरह का रिलेशन में होता क्या है कि टेम्परेचर जो है वो अगर बढ़ेगा, ठीक है, इफ टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा
तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। एंड यहाँ से रिलेशन जो मिलेगा हमें आर टी इज इक्वल टू R0 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। अब यहाँ पे R0 क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। RT क्या है भाई, RT है रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल एट T डिग्री सेल्सियस। T डिग्री सेल्सियस में इतना रेजिस्टेंस है। ओके, एंड अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये हमें बताएगा कि कितना टेम्परेचर बढ़ने से कितना टेम्परेचर चेंज होता है, यही तो हमें बताएगा ना। अल्फ़ा ही सब कुछ बताएगा हमें। अल्फ़ा का मदद से हम लोग निकाल सकते हैं कि कितने डिग्री सेल्सियस में रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, चलो, तो दिस इज़ द रिलेशन फॉर एनटीसी। इसको जो है आप लोग याद रखेंगे। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए यहाँ पे प्लस होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। चलो, एक और टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज कंडक्टेंस। ठीक है, दैट इज कंडक्टेंस। ओके, एंड दोस्तों यही जो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं ना रेजिस्टेंस के बारे में, ये हम लोग अप्लाइड फिजिक्स 2 जो सब्जेक्ट है हमारा, उसके 4th यूनिट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यही सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस के बारे में, वहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड इस चैप्टर में जो हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे, कैपेसिटर वो हमें मिल जाएगा कहाँ पे, वो हमें मिल जाएगा अप्लाइड फिजिक्स 2 का जो 3rd यूनिट है, यूनिट नंबर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहाँ पे जाके हमें फिर पढ़ना है कैपेसिटर। इंडक्टर भी हमें पढ़ना है यूनिट नंबर 4 पे। तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट जो है एक दूसरे के साथ रिलेटेबल है। ओके, ठीक है, एक दूसरे के साथ रिलेटेबल है। जैसे कि हम लोग इस यहाँ पे पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में, सेम कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में भी एंड IT सिस्टम में भी पढ़ने वाले हैं थोड़ा बहुत। ओके, चलो, तो सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, इसीलिए अच्छी तरह से पढ़िए। एक ही साथ साथ हम लोग 2-3 सब्जेक्ट के कंसेप्ट भी पढ़ रहे हैं। कंडक्टेंस, व्हाट इज कंडक्टेंस? ओके, कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस होता है ऑपोजिट टू रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस जहाँ पे करंट को रोकता है, फ्लो को रोकता है एनर्जी के, कंडक्टेंस वहीं पे जाने देता है। अब जितना इजीली जाने देगा उसका कंडक्टेंस उतना ज़्यादा है। ठीक है, ओके, जितना इजीली किसी भी कंडक्टर के थ्रू जितना इजीली करंट फ्लो हो रहा है वही है उसका कंडक्टेंस। ओके, इजीली फ्लो होने का मतलब कंडक्टेंस ज़्यादा है। ओके, चलो इसी बात को हम लोग लिखते हैं, कंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी, कंडक्टेंस is the property, conductance is the property that indicates, जो बताता है, that indicates how easily, oh sorry, not easily, that is easily. Conductance is the property that indicates how easily the current flow through the material, flow through the material। ठीक है, ओके, कि किसी भी मटेरियल के थ्रू कितना इजीली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है वही प्रॉपर्टी है कंडक्टेंस। ठीक है, जैसे कि रेजिस्टेंस भी एक प्रॉपर्टी है, कंडक्टेंस भी वही प्रॉपर्टी है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ ऑपोजिट है। रेजिस्टेंस रोकता है, कंडक्टेंस जाने देता है। अब जो कंडक्टर, जो मटेरियल इजीली पास होने देगा उसका मतलब क्या है, उसका कंडक्टेंस ज़्यादा है, रेजिस्टेंस कम है। जो मटेरियल करंट को इजीली फ्लो होने नहीं देगा उसका मतलब क्या है कि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, वो रोक रहा है, जाने कम दे रहा है, मतलब कंडक्टेंस कम है। रेजिस्टेंस ज़्यादा, कंडक्टेंस कम। ठीक है, तो यही है हमारा कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस के बीच में
रिलेशन। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कंडक्टिविटी, जैसे कि हम लोगों ने रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी पढ़े हैं, रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी, वैसे ही कंडक्टेंस से कंडक्टिविटी भी पढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो कंडक्टिविटी, अब ये कंडक्टिविटी होता क्या है? कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज द मेजर बोले तो अमाउंट, वैल्यू, द इजीनेस ऑफ फ्लो, EASINESS, इजीनेस ऑफ फ्लो, conductivity is the measure of easiness of flow of current through the material, flow of current through the material। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा कंडक्टिविटी। ठीक है, अब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। अब दोनों क्योंकि ऑपोजिट है तो एक दूसरे के साथ इसका रिलेशन क्या होगा? इन्वर्स होगा। रेजिस्टिविटी ज़्यादा है मतलब कंडक्टिविटी कम है, कंडक्टिविटी ज़्यादा है मतलब रेजिस्टिविटी कम है, एक दूसरे के साथ ये इन्वर्सली ऑपोजिट है। रेजिस्टेंस ज़्यादा है, कंडक्टेंस कम है। ठीक है, किसी मटेरियल में कंडक्टेंस ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, ये दोनों इसी तरह से रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। ओके, एंड हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस कंडक्टिविटी को हम लोग लिखते हैं ऐसे सिग्मा से। ठीक है, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/ρ। रो इज द रेजिस्टिविटी, वेयर हम लोग लिखेंगे सिग्मा इज द कंडक्टिविटी एंड रो इज द रेजिस्टिविटी। ठीक है, रो इज द रेजिस्टिविटी। ओके, एंड कंडक्टेंस क्या होता है? एंड कंडक्टेंस का रिलेशन कैसे निकालेंगे? कंडक्टेंस होता है G प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, एंड यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो 1 होता है, तो हम लोग डायरेक्ट ये लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं हम लोग G इज इक्वल टू 1/r। ओके, G इज इक्वल टू 1/r, where G इज इक्वल टू कंडक्टेंस, R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, सारे बातें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आप लोग लिख के चलिए। ओके, ठीक है ना। अब SI यूनिट निकालते हैं हम लोग, SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या होगा भैया? SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस होता है हमारा क्या? 1/ओहम, तो ओहम इन्वर्स, इसको ओहम इन्वर्स लिख सकते हैं, या फिर इसको अगर हम लोग इन्वर्स का मतलब है उल्टा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मोह। ठीक है, MHO, ओहम का उल्टा हो गया ना OHM, तो MHO उल्टा हो गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ ऑपोजिट है। तो बस इसका और क्या हम लोग यूनिट निकालेंगे, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि चलो इसके यूनिट को भी हम लोग उल्टा कर देते हैं, क्योंकि ऑपोजिट है तो इसके यूनिट को भी हम लोग उल्टा कर देते हैं, तो दिक्कत कम हो जाएगा, याद रखने में इजी होगा। तो मो हो गया, एंड मो को सीमेन भी कहा जाता है, सीमेंस। ठीक है, मो को हम लोग सीमेन भी कहते हैं, SIMEN, S, कैपिटल S से। ओके, तो दिस आर द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। ओके, दिस आर द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। ओके दोस्तों, चलो तो फॉर दिस लेक्चर यहाँ तक हम लोग ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। हम लोगों ने इस लेक्चर में क्या क्या सीखे हैं? रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी के हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, यूनिट देखा, फिर उसके बाद कौन कौन से फैक्टर के ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है, फिर हम लोगों ने टेम्परेचर के इफेक्ट देखा रेजिस्टेंस के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का क्या प्रभाव है, दो तरह के प्रभाव देखा, PTC NTC, दोनों को हम लोगों ने अच्छी तरह से समझा। ओके, एंड आखिर में हम लोगों ने कंडक्टेंस के बारे में बात किया, कंडक्टिविटी के बारे में भी बात किया, यूनिट भी देखा यहाँ पे। तो ऑल दिस टॉपिक वी हैव डिस्कस
टुडेस लेक्चर। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये सारे बातें कर लिए हैं। तो अब हमें रजिस्टर पे जाना है। ठीक है, रजिस्टर का हम लोग वैल्यू कैसे निकाला जाता है। रजिस्टर आप लोगों ने देखा होगा, मैं भी अगर नहीं देखा है तो आई कैन शो यू, एकदम प्रैक्टिकल दिखा दूंगा यहाँ पे कि रजिस्टर कैसा होता है। हाउ ए रजिस्टर लुक लाइक। तो एक रजिस्टर देखने में कैसा होता है, फिर उसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू विद द हेल्प ऑफ कलर कोड। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिक्स में भी इसको पढ़ना होगा। ठीक है, अगर यहीं पे आप लोग समझ जाते हैं तो फिजिक्स में दिक्कत नहीं होगा। फिजिक्स का वो वाला पार्ट आप लोग बिल्कुल झट से समझ जाएंगे, फिजिक्स में भी पढ़ाऊंगा उसको। ठीक है, एक बार में समझ जाएंगे। ओके, एंड रजिस्टर में हमें सिर्फ और क्या डिस्कस करना है, वैल्यू निकालने के बाद हमें कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर देखना है, टाइप्स ऑफ रजिस्टर देखना है, दैट्स। ठीक है, बस रजिस्टर के बारे में यही हमें सीखना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं कितना कर पाते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है ना, चलो तो इस क्लास के लिए इतना ही। फिलहाल अपना पढ़ाई जो है बराबर करते रहो। मैंने क्या कहा आप लोगों को कि क्लास जब देखोगे तो बिल्कुल फोकस के साथ देखना है, कॉपी पेन निकाल के यूज़ करना है। ठीक है, जो भी मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ वो आप लोग एक एक करके नोट करते जाइए। क्लास ख़त्म होने के तुरंत बाद आप लोग नोट को एक बार दो बार रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे कि हम लोगों ने क्लास में क्या समझा, एंड वो हमें ये नोट्स देख के समझ में आ रहा है कि नहीं। नोट्स देख के वो सारी चीज़ें, वो सारे बातें जो सर ने बताया था, वो सभी चीज़ें याद आ रहा है कि नहीं। अगर याद आ जाए तो फिर डेफिनेटली आप लोग कह सकते हैं हाँ हम लोगों ने समझ लिए हैं। अगर याद नहीं आ रहा है ना कि यहाँ पे इसका मतलब क्या बताया था सर जी ने, तो कृपया करके वीडियो को ना एक बार रिपीट करके देख लेना। ठीक है, चाहे वो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, लेकिन एक बार देख लोगे ज़रूर। ओके, क्योंकि एक ही पढ़ाई को अगर हम लोग 10 बार करेंगे तो इससे हमारा फ़ायदा ही होता है। ठीक है, एक ही चीज़ को बार बार अगर हम लोग करेंगे, एक ही काम को बार बार रिपीट करेंगे तो हम लोग और भी एक्सपर्ट बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि क्रिकेटर नेट प्रैक्टिस क्यों करता है वो लोग। ठीक है, हर रोज़ क्रिकेट क्यों खेलता है, एक्सरसाइज क्यों करता है, बिकॉज उसको और भी आगे जाना है, तरक्की करना है। वैसे ही पढ़ाई में भी बिल्कुल वैसा ही होता है, जितना पढ़ोगे उतना ही आगे बढ़ोगे, जितना पढ़ोगे कंसेप्ट उतना ही क्लियर होगा। एक वीडियो को एक बार देखने से जितना क्लियर हुआ, 2 बार देखने में उससे ज़्यादा होगा, 3 बार देखने में उससे ज़्यादा होगा, 4 बार देखेंगे तो और भी ज़्यादा होगा। ओके, ठीक है ना दोस्तों, चलो बात समझ में आ गया होगा। एंड क्लासेस अगर अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा हमारे बारे में कि आर के सर नाम का एक बंदा है जो कि क्लास कराता है पॉलिटेक्निक का। एंड अच्छा होगा कि अगर आप लोग उन लोगों को शेयर कर देंगे वीडियोस, या फिर चैनल का हमारा लिंक शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। इससे क्या होगा कि आपके दोस्तों को भी मदद मिल जाएगा, क्योंकि आपको क्लासेस अगर अच्छा लग रहा है तो आप तभी ना करेंगे शेयर। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको हेल्प मिल रहा है तो आपके दोस्त को भी हेल्प कर दीजिएगा, क्लासमेट्स को हेल्प कर दीजिएगा। सभी लोग सीखेंगे, सभी लोग बनेंगे इंजीनियर अच्छे। ओके, देश का तरक्की होगा इसमें। एंड खास करके मेरे को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग सपोर्ट करेंगे मुझे उतना ही हिम्मत मिलेगा, मैं उतना ही आगे आपको हेल्प कर पाऊँगा। ओके, चलो तो क्लास को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।